डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपी आईसी रुधौली बस्ती। बच्चों, इस समय ऑनलाइन क्लासेज चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और कोशिश हमारी है कि आपको अच्छे ढंग से समझाया जाए और आप लोगों को ऑफलाइन क्लास की कमी महसूस ना होने पावे। तो आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक, जिसको हम बेस ऑफ ग्रामर कह सकते हैं, जिसे हम टेंस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि टेंस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, या हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं, यह चीज़ आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे कि टेंस। बच्चों, आप जानते हैं जो टेंस होता है ये मूलतः 3 प्रकार का होता है। इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी आपको हम बताना चाहते हैं। टेंस जो आपका है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्रेजेंट, नंबर 2 है पास्ट और नंबर 3 है फ्यूचर। आई होप इतना तो आप लोग जानते होंगे, ये तो कोई बहुत नई बात नहीं है। अब इसके आगे देखें, इन तीनों टेंसों में 4 भाग होते हैं। उन चारों भागों को हम इनके साथ जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के 4 × 3 = 12, यानी कुल 12 टेंस बनते हैं। ये जो 4 टेंस इनके सहायक टेंस के रूप में जाने जाते हैं, उनको आप देखिए इस तरह से। पहला है इंडेफिनिट, आपका पहला पार्ट हो जाएगा इंडेफिनिट। आपका सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, आपका थर्ड पार्ट है परफेक्ट, और आपका चौथा जो पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों, ये 4 जो सहायक पार्ट हैं, जब इनको इन 3 मूल टेंसों के साथ जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर के 4 × 3 = 12 टेंस होते हैं। अर्थात प्रेजेंट के 4 भाग हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में भी 4 पार्ट हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम उसी प्रकार से फ्यूचर में भी जोड़ेंगे इन चारों को, तो इस प्रकार से बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चों, ये तो हो गया एक संक्षिप्त खाता कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप जान सकते हैं टेंस 12 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमें अंग्रेजी पढ़ना है तो पहले ये जानना होगा कि हिंदी वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। यदि यह प्रक्रिया हम समझ गए तो हमें नहीं लगता आपको अंग्रेजी पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी। एकदम मैं जड़ से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग खाली ABCD भी जानते होंगे तो मेरा पूरा दावा है कि आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। आपको वाक्य का स्ट्रक्चर समझना है और उस स्ट्रक्चर में कितने मूल भाग होते हैं, कितने मुख्य भाग होते हैं, अगर उनको जान गए आप तो आपके लिए टेंस बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका सेंटेंस होता है इसमें मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से, हालांकि और भी पार्ट हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बच्चों, इन दोनों के योग के बिना हम किसी सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों किसी भी सेंटेंस के प्राण होते हैं। बिना इनके किसी भी वाक्य का बनना असंभव है। तो जब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं तो सबसे पहले हम आपको इसी की जानकारी देंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। जब तक ये बेसिक चीज़ आप नहीं जानेंगे तब तक एक वाक्य का स्ट्रक्चर आपके समझ में नहीं आएगा, और जब स्ट्रक्चर ही नहीं समझेंगे आप तो जाहिर सी बात है, यू कैन नॉट चेंज ए हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो देखें, जो सब्जेक्ट होता है, यानी इसको इस तरह से आप समझें, वाक्य बराबर होता है कर्ता प्लस क्रिया। कर्ता और क्रिया के मेल से ही
एक वाक्य का पूर्ण वाक्य का निर्माण होता है। अब बच्चों आप लोग लोअर क्लासेज में वाक्य की परिभाषा पढ़े होंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए सेंसफुल सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जो कोई अर्थ देता हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे आप देख लें, रमेश किताब पढ़ता है, रमेश किताब पढ़ता है। अब इसमें देखा जाए तो रमेश किताब पढ़ता है कुल 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों को कुछ इस प्रकार सेट किया गया है, क्रमबद्ध सेट किया गया है जिसका कोई अर्थ निकलता है। रमेश किताब पढ़ता है, 4 शब्दों को हमने इस क्रम में सेट किया है तो जिसका कोई एक अर्थ निकलता है। अभी इन्हीं शब्दों को हम बिखरा दें, पहले किताब लिख दें, फिर पढ़ता लिख दें, फिर रमेश लिख दें, फिर है किताब पढ़ता रमेश है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात तो वह आपका सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। अब यह सेंटेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि शब्दों का वह समूह जो कोई निश्चित अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। हमने अभी बताया कि वाक्य बराबर कर्ता प्लस क्रिया होता है, यानी कर्ता और क्रिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मेन होते हैं वाक्य में। तो आपको हमें बताना कि कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। अब इस वाक्य के आधार पर आपको बताना चाहते हैं कि कर्ता की जो परिभाषा बताई गई है, द एक्टर, कर्ता को हम एक्टर भी कह सकते हैं, डोवर भी कह सकते हैं। यानी वाक्य में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वही कर्ता होता है। आप इसमें देखें, रमेश किताब पढ़ता है, इसमें कोई काम हो रहा है। आप जान रहे हैं इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, और ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, तो यही आपका कर्ता हो जाएगा। अब समझ गए होंगे, किसी भी वाक्य में जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। इतना तो समझ गए होंगे। रमेश किताब पढ़ता है, इसमें कर्ता रमेश हो गया। अगर मैं कहूँ मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, इसमें देखिए बोलने का काम हो रहा है, और बोलने का काम कौन कर रहा? मैं, तो इसमें आपका मैं कर्ता हो जाएगा। आई होप आप कर्ता तो समझ ही गए होंगे, और जब तक कर्ता नहीं समझेंगे तब तक आप लोग अंग्रेजी पढ़ना भूल जाइए। अंग्रेजी पढ़ना है तो आपको कर्ता समझना ही होगा। बिना कर्ता समझे आप ये कहें कि हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, तो वही कहावत हुई। लोग कहते हैं बिच्छी का मंत्र ना जानिए और सांप के मुंह में अंगुली घुसेड़िए, तो वही बात हो जाएगी ना। तो आपको बिच्छू का मंत्र भी जानना होगा और सांप के मुंह में अंगुली भी करना होगा। यानी आप समझ गए होंगे कि ये जो कर्ता वाला पार्ट है, समझ गए होंगे कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। अब आपको और एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे कर्ता क्या है। जैसे कहा जाए बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो आप तो बड़े आराम से जान सकते हैं इसमें कर्ता क्या है। इसमें खेलने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है? बच्चे। यही बच्चे ही इस वाक्य में कर्ता है। यानी कर्ता तो आप समझ गए होंगे। अब यानी सेंटेंस का जो सबसे आवश्यक पार्ट था कर्ता, उसके बारे में आप लोग जान चुके हैं कि वाक्य का वह भाग जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। अब हमें क्रिया जानना है। बच्चों, जिस प्रकार कर्ता सेंटेंस का सबसे आवश्यक पार्ट है, तो क्रिया भी अपने आप में कम मत जानिए इसको, यह भी अपने आप में बहुत हैसियत रखता है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कर्ता प्लस क्रिया, जब तक ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। अर्थात अगर हम कर्ता को साइकिल का अगला पहिया कहें तो क्रिया को साइकिल का पिछला पहिया कहिए। अब जानते हैं साइकिल में केवल एक पहिया हो तो कितनी बढ़िया साइकिल हो, चल नहीं पाएगी। यानी क्रिया कितना महत्वपूर्ण है आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। अब आप समझें क्रिया है क्या। क्रिया का तात्पर्य होता है, क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। क्रिया का तात्पर्य होता है कि कर्ता के द्वारा जिस कार्य को संपन्न किया जाता है, यानी कर्ता जिस कार्य को करता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा,
कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे ही हम क्रिया का नाम देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, यदि मैं कहूँ सोनू पत्र लिखता है, सोनू पत्र लिखता है, ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है। सोनू नाम का कोई व्यक्ति है जो पत्र लिखने का काम कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं दिस इज सेंटेंस। और इस सेंटेंस में अगर आपको कर्ता ढूंढने को कहा जाए तो आप कह लेंगे, क्या कहेंगे? सोनू ही इस वाक्य का एक्टर है, यही करता है। अब आपको ये जानना है कि सोनू के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सोनू इसमें लिखने का काम कर रहा है, यानी यह शब्द आपका क्रिया हो जाएगा, लिखता है, यही आपका वर्ब हो जाएगा। इसको हम अंग्रेजी में राइट कहेंगे। अभी आपको जब रूल ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, इसको हम राइट के रूप में लिखेंगे। तो सोनू पत्र लिखता है, इसमें सोनू करता है और सोनू लिखने का काम कर रहा है, इसलिए लिखता है क्रिया है। अगला वाक्य देखें, हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे। बच्चों मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया नहीं, आप लोग समझने का प्रयास करें। हम बाजार जाएंगे, इसमें करता है हम, और हम के द्वारा कौन काम हो रहा है? जाने का। ये जो जाएंगे शब्द है यही आपका क्रिया है। अब तो समझ गए होंगे कि कर्ता के द्वारा जिस काम को किया जाता है वही क्रिया होता है। और कर्ता किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। बच्चों आप लोग कर्ता तो पहचान गए, वाक्य में कर्ता कहाँ है ये तो आप जान गए। अब एक समस्या और आती है कि कर्ता को पहचानना। कर्ता पहचानेंगे कैसे? मूलतः कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 प्रकार का है, 3 काइंड्स। आपका कर्ता है वो 3 प्रकार का है, यानी कर्ता 3 प्रकार का पाया जाता है। नंबर 1 देखें, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। नंबर 2 है सेकंड पर्सन। नंबर 3 है थर्ड पर्सन। बच्चों हमने लिख तो दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन शब्द आते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। आप जाने कि फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 ही शब्द हैं दुनिया में, और वो है आई और वी, यानी आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन देखा जाए तो सेकंड पर्सन होता है यू, जिसके माने तुम होता है, आई माने मैं होता है, वी माने हम होता है। इतना तो समझ ही सकते हैं हम लोग। आई माने मैं, वी माने हम, यानी जब किसी वाक्य में मैं लिखा होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा वह, हम लिखा होगा तो भी फर्स्ट होगा। यदि तुम लिखा होगा, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम विद्यालय जाओगे, तुम सब्जी खाते हो, तुम किताब पढ़ते हो, इनमें कर्ता सेकंड कर्ता माना जाएगा। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। बच्चों थर्ड पर्सन में ऐसे कर्ता आते हैं जो ना तो आई हो, ना वी हो, ना ही यू हो, यानी आई वी और यू को छोड़कर जितने भी कर्ता इस दुनिया में हैं उनको हम थर्ड कर्ता मानते हैं। यानी थर्ड कर्ता में आप लिख सकते हैं ही हो गया, सी हो गया, कोई नाम ले लीजिए, राम हो गया, मोनू हो गया, ये सारे कर्ता थर्ड होंगे। यानी कर्ता की कैटेगरी भी आपके समझ में आ गई होगी। जब तक ये कैटेगरी नहीं समझ में आएगी तब तक आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत समस्याएं होंगी, इसलिए कर्ता की कैटेगरी समझिए। यानी आप फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे, इसमें केवल आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है, थर्ड पर्सन की बात जहां तक है तो आई वी यू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब थर्ड पर्सन है। यानी आप पर्सन समझ गए। कर्ता 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट कर्ता, सेकंड कर्ता और थर्ड कर्ता। फर्स्ट कर्ता में आप समझ गए आई और वी होता है, सेकंड में यू होता है, थर्ड में, इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी इस दुनिया में सब्जेक्ट हैं उनको हम थर्ड कर्ता मानेंगे। मान लीजिए अगर किसी एग्जाम्पल में लिखा कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब आपसे पूछा जाए बच्चों इसमें कर्ता क्या है तो आप कहेंगे कुत्ते,
कुत्ते ही तो करता है। अब ये पूछा जाए ये किस प्रकार का करता है, क्या कहेंगे? फर्स्ट कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुत्ते की अंग्रेजी ना तो आई होता है ना वी होता है। सेकंड कहेंगे? सेकंड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सेकंड में सिर्फ यू होता है। तो जब यह ना फर्स्ट है ना सेकंड है तो इसे कौन करता कहेंगे? इसे थर्ड करता कहेंगे। यदि आपके वाक्य में एग्जाम्पल लिखा है मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, अब इसमें पूछा जाए करता क्या है, तो जाहिर सी बात है मैं लिखता हूं इसमें करता है मैं, और मैं के आपको बताया गया आई। तो यहां से देख सकते हैं कि आई कौन करता होगा? आई फर्स्ट करता होगा, यानी मैं को फर्स्ट करता कहेंगे। यदि कहा जाए तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, अब इसमें करता क्या है? इसमें करता यू है, यू, तो यू को कौन करता कहेंगे? सेकंड करता कहेंगे। तो आई होप आप करता समझ गए होंगे। करता तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड में यू और थर्ड पर्सन में इन तीनों को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट थर्ड होते हैं। तो बच्चों वाक्य का जो दोनों महत्वपूर्ण भाग था कर्ता और क्रिया हमने आपको बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको बहुत बढ़िया से समझ भी गए होंगे। और जब तक इनको इन तीनों कैटेगरी को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आपको अब टेंस पर ले चलें। यदि नहीं आया हो तो भी बताइएगा, फ़ोन करके बताइएगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक हमारा पर्याप्त है इतना। कल हम आपको फिर से प्रेजेंट का पहला भाग, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, इसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इसको चाहे तो नोट बना लें, और नोट बनाए रहेंगे तो जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगा तो आप पढ़ाने में मुझे ज़्यादा समस्या नहीं होगी, मुझे केवल समझाना होगा और आप लोग भली भांति समझ जाएंगे। तो बच्चों आज इतना ही। ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही देखते रहें और कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। जहाँ कहीं त्रुटियाँ हों आपका सुझाव हमेशा मेरी तरफ से आमंत्रित है। आप बिल्कुल सुझाव देने के लिए फ्री हैं, आज़ाद हैं, और हमको जहाँ कहीं कमियाँ हो सुझाव देने के लिए कमेंट करते रहें। धन्यवाद।